हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए कोर्स की शुरुआत करेंगे, जिस कोर्स का नाम है क्विक रिवीजन कोर्स। ये एक ऑडियो क्लिप के द्वारा जारी किया जा रहा है। ये आपको क्या करेगा कि कोई भी परीक्षा हो उसको क्विक रिवीजन यानी जल्दी जल्दी में आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इस क्विक रिवीजन कोर्स में विभिन्न आयाम को लेकर हम आएंगे। ये जो आज हम जिस आयाम की बात करेंगे उस आयाम में है कि जो भारतीय इतिहास में जो ईस्वी सन है उसके लेकर परीक्षार्थियों में लगातार डर बना हुआ रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि लगभग 3 से 4 खंड में क्या करेंगे, इसको प्रकाशित करेंगे और एक छोटा सा वीडियो यानी 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो कि आप क्विक रिवीजन करते हुए आप इसको पूरे से देखने में सक्षम हो जाइएगा। ये आगामी दरोगा परीक्षा तथा अन्य परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है। तो इसलिए बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे को ज़रूर बताइएगा। तो बिना हम किसी देरी का हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करते हैं कि ईस्वी सन कौन कौन सा ईस्वी सन प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर ईस्वी सन की बात किया जाए तो सबसे पहले ईस्वी सन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की ईस्वी सन देखा जाए तो 2500 से लेकर 1750 इसकी मानी जाती है। और हड़प्पा संस्कृति, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि नगरों से प्राप्त हुआ है। उसके बाद 1500 से लेकर 900 ईस्वी पूर्व इस युग वैदिक युग है और इसमें ऋग्वेद की रचना भी हुई है। खास करके 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व में, जिसको ऋग्वेदिक युग कहा जाता है। उसके बाद 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक अन्य तीनों वेदों का युग कहा जाता है। 900 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, या कहीं कहीं आपको 1000 से लेकर 500 या 600 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ मिलेगा। इस उत्तरवर्ती काल में अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया, संहिता हो गया और आरंभिक उपनिषद की रचना हुई थी। उसके बाद 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म और 583 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध की जन्म की बात किया जाए तो इनका स्थान है लुम्बिनी वन, जो नेपाल में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति स्थल बोधगया। प्रथम धर्म उपदेश सारनाथ, यह वाराणसी के नज़दीक है। उसके बाद महापरिनिर्वाण, जिसको मृत्यु कहा जाता है, वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म होता है और 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म स्थान है कुंडलपुर वैशाली, जिसको कुंडग्राम भी कहा जाता है, और मृत्यु पावापुरी नालंदा बिहार में इनका हुआ था। 544 से लेकर 492 तक बिंबिसार, जो मगध के हर्यक वंश के नरेश थे, उनका शासनकाल बताया जाता है। उसके बाद 492 से लेकर 460 ईस्वी के बीच मगध के राजा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का शासनकाल रहा है। उसके बाद 413 से लेकर 362 ईस्वी पूर्व तक मगध का शिशुनाग वंश और शिशुनाग हर्यक राजवंश के मंत्री रहे हैं, उनका शासनकाल दिखाया जाता है। शिशुनाग वंश की स्थापना 413 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। उसके बाद 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व मगध में नंद वंश के शासन रहा है, और जिसमें महापद्मनंद शासक भी रहे हैं। 327 से लेकर 325 ईस्वी के बीच माना जाता है कि मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण होता है और पुरुष की हार इसी बीच होती है। 326 ईसा पूर्व इसे बताया जाता है कि सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था। उसके बाद चलते हैं मौर्य वंश की तरफ। मौर्य वंश 322 ईस्वी में शुरू होता है और इनका प्रथम शासक, जिसको मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व रहा है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का शासनकाल 297 ईसा पूर्व से लेकर 274 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद 273 से लेकर 232 तक अशोक का शासनकाल माना जाता है, और इसी बीच कलिंग पर विजय भी उन्होंने प्राप्त किया है। 232 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व में अशोक के उत्तराधिकारी शासन किए हैं, और मौर्य वंश के अंतिम नरेश बृहदत्त की हत्या जो है उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है, और इसी के साथ शुंग वंश की शुरुआत होती है। इसी बीच
190 ईस्वी पूर्व में भारत पर यूनानी आक्रमण होता है और जिसको हिंद यूनानी राज्य कहा जाता है। थोड़ा सा स्थापना देखने को मिलता है इसमें। 185 से लेकर 149 ईस्वी पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है और इस बीच शुंग वंश की शासन देखने को मिलती है पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में। 149 से लेकर 73 तक पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी और 75 में शुंग राजवंश का अंत हो जाता है। 73 से ईस्वी पूर्व से लेकर 28 ईस्वी पूर्व तक कण्व वंश ने शुंगों से सत्ता छीन ली थी और 58 ईस्वी पूर्व उज्जैन नरेश विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। उसके बाद 78 ईस्वी में, यहाँ ईस्वी पूर्व नहीं है, 78 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क द्वारा नए संवत की शुरुआत की गई जिसको शक संवत कहा जाता है और भारत सरकार द्वारा इस संवत को स्वीकार किया गया है। उसके बाद गुप्त वंश। गुप्त वंश में आप देखेंगे कि 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा है और इनको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद 335 से लेकर 380 ईस्वी पूर्व ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा है और इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 380 से लेकर 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का शासनकाल रहा है और चीनी यात्री फाहियान की यात्रा भी इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। 415 से लेकर 454 ईस्वी तक कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा है और फाहियान की भारत से वापसी इसी के शासनकाल में होती है। 455 से लेकर 467 तक स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा है और हुनों द्वारा प्रथम आक्रमण इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। 467 से लेकर 540 ईस्वी तक गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक तथा गुप्त वंश का अंत 540 ईस्वी पूर्व में देखने को मिलता है। 606 से लेकर 647 तक कन्नौज के राजा हर्ष का शासनकाल और शासन के मध्य में ह्वेनसांग की भारत यात्रा देखने को मिलता है। यानी ह्वेनसांग की भारत यात्रा जो है हर्ष के शासनकाल में हुआ था। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। 671 से लेकर 695 तक भारत यात्रा पर चीनी यात्री इति संग आया था। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के इतिहास की ओर जिसको संगम युग कहा जाता है। इसमें है कि 50 ईस्वी पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक दक्कन में सातवाहन राजवंश रहा है। दक्कन एक पठारी क्षेत्र है, उसमें सातवाहन राजवंश रहा है और ये मध्य प्रदेश से नीचे वाला क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक गौतमी पुत्र सातकर्णी जो महानों के महान राजा थे उनका शासनकाल रहा है। उसके बाद 500 से लेकर 757 तक बतापी का प्रथम चालुक्य वंश और पश्चिम और मध्य दक्कन क्षेत्र में इसका शासन कर रहा है बतापी का चालुक्य। उसके बाद 757 से लेकर 973 तक मान्य खेत का राष्ट्रकूट वंश का शासन रहा है। 850 से लेकर 1267 तक तंजौर के चोल वंश का शासन रहा है। 973 से लेकर 1190 ईस्वी तक शाकंभरी, ये अजमेर और राजस्थान में पड़ता है, कि चौहान वंश का शासन रहा है। 985 से लेकर 1014 तक राजा राम का शासनकाल रहा है और भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में माना जाता है। 1014 से लेकर 1044 तक राजेंद्र प्रथम का शासन रहा है। 1044 से लेकर 1052 तक राजा अधिराज प्रथम का शासनकाल रहा है। 1052 से लेकर 1064 तक राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल रहा है। 1064 से लेकर 1070 तक वीर राजेंद्र का शासनकाल रहा है। 1070 से लेकर 20 तक कुलोत्तुंग प्रथम का शासन और चोल चालुक्य संघर्ष की समाप्ति इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। 1120 से लेकर 1267 तक
उत्तरवर्ती चोल शासक का शासनकाल रहा है। और आप देखते हैं कि उत्तर भारतीय पूर्व मध्यकालीन वंश के बारे में देखते हैं। 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध पर विजय, मोहम्मद बिन कासिम का विजय होता है। 712 ईस्वी में इनका आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। 725 से लेकर 753 ईस्वी में कन्नौज में यशोवर्मन का शासनकाल देखने को मिलता है। 760 से लेकर 1142 तक बंगाल एवं बिहार के पाल शासक और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आप जानते हैं कि धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। 810 से लेकर 850 तक पाल वंश के महान शासक देवपाल का शासन देखने को मिलता है। 800 से लेकर 836 तक कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन देखने को मिलता है। 820 से लेकर 1233 तक धार के परमार वंश का शासन रहा है। धार के परमार यानी धार में ही इनका शासनकाल देखने को मिलता है। 916 से लेकर 1203 में बुंदेलखंड के चंदेल शासक खजुराहो की मंदिर का निर्माण भी इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। 973 से लेकर 1191 तक शाकंभरी राजस्थान के चौहान वंश का शासन देखने को मिलता है। और तराइन का युद्ध आप देखेंगे 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। और प्रथम युद्ध में यानी तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजयी और तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, जिनमें मोहम्मद गौरी की विजयी होती है। 1018 से लेकर 1060 ईस्वी तक भोज, जिन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा विभिन्न विषयों पर पुस्तक लिखी, जो भारत के महान राजाओं में से एक था, उनका शासनकाल रहा है। 1080 से लेकर 1194 कन्नौज के गहरवाल वंश और जयचंद्र द्वारा इसी बीच युद्ध देखने को मिलता है। चंदावर की युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, और जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और जयचंद्र की हार हो जाती है चंदावर की युद्ध में। 1177 से लेकर 1192 ईस्वी में आप जानते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी से हार एवं तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार होती है। 1100 से लेकर 1199 में बंगाल के सेन वंश का शासन देखने को मिलता है। 1000 से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी का आक्रमण इसी बीच में देखने को मिलता है। और 1175 से लेकर 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का आक्रमण, इसमें गुजरात विजय देखने को मिलता है। तराइन के युद्ध के बाद भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा स्वतंत्र शासन की घोषणा की जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इसी के साथ देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं कि प्राचीन भारत के कुछ सभ्यताएं रही है उसकी खोज, जैसे जो हड़प्पा सभ्यता है उनके अंतर्गत कुछ स्थल हैं जिनके खोज कर्ता के और उसके किस नदी के किनारे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। इनका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और इसमें देखना पड़ेगा मोहनजोदड़ो। इनकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चौहंदरो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इनकी खोज NG मजूमदार के द्वारा किया गया था और यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है और इनकी खोज 1953 ईस्वी में लाल एवं थापर के द्वारा किया गया था और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये इनकी खोज 1974 ईस्वी में हुआ था। इनकी खोजकर्ता है RS बिष्ट और ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो गुजरात में स्थित है, इसका खोज 1953 ईस्वी में हुआ था SR राव के द्वारा और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सुतका गंडोर ये बलूचिस्तान में है। आप जानते होंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी छोर है और इसका खोज 1929 में RL स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया था और यह दासक नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन भारत में कुछ और देखने को मिलता है, जैसे ऋग्वेद में वर्णित शब्द के बारे में आप देखेंगे तो
ऋग्वेद में कौन से शब्द कितना बार वर्णन किया गया है? तो इंद्र का नाम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, 250 बार लगभग। अग्नि 200 बार शब्द देखने को मिलता है। जन का शब्द प्रयोग 275 बार देखने को मिलता है। सोम का 114 बार, विष 170 बार देखने को मिलता है, गाय 176 बार, वरुण 30 बार, गण 46 बार, यमुना 3 बार इसकी चर्चा मिलती है और गंगा की 1 बार चर्चा मिलती है ऋग्वेद में। प्राचीन भारत की कुछ नदियां हैं, उसका वर्तमान में क्या नाम रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो कुंभा का नाम अभी काबुल है, सुबस्तु का नाम स्वात नदी है, वितस्ता का नाम झेलम है, सिंधु का नाम सिंधु अभी भी चल रहा है, अस्कनी का नाम चिनाब है, सुतुद्री का नाम सतलुज है, विपाशा का नाम व्यास है, ध्वती का नाम घग्गर है और पुरुषनी का नाम रावी नदी है। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं जो चिन्ह है और चिन्ह से प्रतीक का मिलान करने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कमल या सांड से का प्रतीक माना जाता है। गृह त्याग उसका प्रतीक अश्व है। ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष। निर्माण का जो चिन्ह है प्रतीक है वो है पद चिन्ह। मृत्यु का स्तूप है। आप कुछ देख लेते हैं। संख्याओं की बात किया जाए तो उपनिषद की संख्या 13 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है और वेद की संख्या 4 है। और कुछ देख लेते हैं कि मौर्यकालीन कुछ साहित्य रहे हैं और उसके साहित्यकार कौन कौन रहे हैं। तो गाथा सप्तशती इसके साहित्यकार हैं हाल, महाभाष्य पतंजलि, चरक संहिता का चरक, नाट्य शास्त्र का भरत, कामसूत्र का वात्स्यायन और सौंदरानंद का अश्वघोष, स्वप्नवास बद्धतम का भास, बुद्ध चरित्र का अश्वघोष। कुछ बौद्ध सभाएं भी प्राचीन काल में हुआ है तो उसको देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी में ये गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय हुआ था। इसका स्थान है राजगिरी। अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप और शासन काल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध सभाएं 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान वैशाली। इसके अध्यक्ष सवा कमी था और शासन काल जो था वो काला शोक के अंतर्गत था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था और स्थान है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्की के द्वारा किया गया था। शासन काल जो है वो अशोक का शासनकाल रहा है। चतुर्थ ये प्रथम सदी में हुआ था और प्रथम सदी में ईस्वी सही से ज्ञात नहीं हो पाता है। स्थान था कुंडलवन। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। कुछ संप्रदाय हैं और उसके संस्थापक कौन कौन है प्राचीन भारत में। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मुखलीपुत्र था। घोर और क्रियावाद का संस्थापक पूरन कश्यप। या दृश्यवाद का आचार्य अजित और अनिश्चयवादी का बेटलीपुत्र था। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ जो ईस्वी सन था उसके बारे में हमने देखा और आगे अगर कुछ बच गया होगा तो हम दूसरे वीडियो में ज़रूर बनाएंगे इसके लिए। तो अगला जो ईस्वी सन है उसके बारे में भी, जो मध्यकालीन भारत का ईस्वी सन है, उसको भी लेकर हम जल्द आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।